इससे पूर्व के दो वीडियो में हम पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के वर्धमान प्रतिफल का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम करेंगे पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल का अध्ययन करेंगे। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का अर्थ है कि प्रत्येक साधन के 100% बढ़ाए जाने पर उत्पत्ति 100% से कम बढ़ती है, या उत्पत्ति को 100% बढ़ाने के लिए साधनों को 100% से ज़्यादा बढ़ाना पड़े तो उसे हम पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की दशा कहते हैं। ऐसी स्थिति में दीर्घकाल में औसत लागत और सीमांत लागत दोनों ही बढ़ती हुई होती है। इसको भी हम सारणियों के माध्यम से और रेखा चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। बिल्कुल पहले जैसे ही सारणी काम में लेंगे, यहाँ उत्पत्ति में परिवर्तन के रूप में हम देखते हैं कि स्थिति 1 में श्रम और पूंजी की इकाई 1-1 लेते हैं तो उत्पत्ति की मात्रा 1 इकाई ही होती है। जब हम श्रम और पूंजी की इकाइयाँ 2+2 लेते हैं तो उत्पत्ति की मात्रा 3 इकाई होती है। तो यहाँ साधनों में परिवर्तन तो हुआ 100%, है ना। साधनों में प्रतिशत 100% कैसे हुआ? क्योंकि 2 साधन से 2+2 4 साधन हो गए, 2 से 2 हो गए, यानी 1 से 2 हुए, यानी दुगने हो गए, तो 100% परिवर्तन हुआ। उत्पत्ति में वृद्धि 50% ही हुई। ये उत्पत्ति में वृद्धि 50% किस प्रकार से हुई है? यहाँ परिवर्तन कितना हुआ है हम देखते हैं 2 का, है ना। कितना परिवर्तन हुआ उत्पत्ति की मात्रा में? 2 का। तो साधनों में परिवर्तन कितना हुआ है? 2 का। जबकि उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ है? 2 का। तो यहाँ आ गया साधनों में 100% परिवर्तन, है ना, और उत्पत्ति में जो वृद्धि हुई है वो ही है 50% परिवर्तन। फिर जैसे ही हम स्थिति 2 से 3 पर आते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ कितना वृद्धि हुई है? 3 से हम हो गए 4, 3 से 4 हो गए, मतलब 1 का परिवर्तन आया, बटा 3 इंटू 100 इजिकल टू 33%। फिर यहाँ 0.75, तो 0.75 बटा 1 इंटू जो है 100, तो इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 18.75, जो यहाँ सबसे नीचे दे रखा है। तो इसको हमें देखने से पता चलता है कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल मिल रहे हैं, यानी साधन हम 100% बढ़ा रहे हैं तो उत्पत्ति 50% बढ़ रही है। स्थिति 3 में जब हम साधन 100% बढ़ा रहे हैं तो उत्पत्ति 33% ही बढ़ रही है। स्थिति 4 में जब हम साधन 50% बढ़ा रहे हैं तो उत्पत्ति 18% ही बढ़ रही है। तो ये पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या घटते हुए प्रतिफलों को सूचित करता है। अब हम इसे लागतों के रूप में भी देख सकते हैं। लागतों के रूप में स्थिति 1 में जो है उत्पत्ति की मात्रा 1 है, दीर्घकालीन कुल लागत LTC 2, दीर्घकालीन औसत लागत 1 और दीर्घकालीन सीमांत लागत 1 होगी। अब उसके बाद स्थिति 2 में देखिए, उत्पत्ति की मात्रा 3 इकाई हो जाती है, तो 3 और दीर्घकालीन कुल लागत LTC 4 है, तो 4/3 हो जाएगी औसत लागत। औसत लागत क्या है? LTC बटा Q, तो 4/3 हो जाएगा, तो 4/3, तो 4/3 1.33, फिर 8/4 हो गई 2। इसी प्रकार से 12/4.75 ये हो जाएगी 2.53। अब हम सीमांत लागत पर आते हैं। तो सीमांत लागत यानी इसमें कितना परिवर्तन हुआ? 2 का, है ना, और यहाँ परिवर्तन हुआ 1 का। सॉरी, यहाँ जो है हमें एक्चुअली ये 1 नहीं लेकर के यहाँ 2 होना चाहिए था, ये सारणी में गलत आ गया है। तो यहाँ 2 का परिवर्तन हुआ है और यहाँ क्या परिवर्तन हुआ? 1 का, इसलिए यहाँ क्या आ गया? 2। फिर यहाँ परिवर्तन कितना हुआ? 4 का, और यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है? 1 का, तो 4/1 4। फिर यहाँ कितना परिवर्तन हुआ है? 8 से 12 यानी 4 का, और यहाँ 0.75 का। जब 4/0.75 करेंगे तो आएगा 5.33। तो इस प्रकार से सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही इस स्थिति में बढ़ती है ना। इससे पूर्व की टेबल में हमने देखा, यहाँ पर भी हमें जो है ये 2 मानना चाहिए 1 की बजाय, तभी स्थिति स्पष्ट सही तरीके से होगी। ये गलत प्रिंट हो गया था। अब नेक्स्ट में इसमें हम जब देख रहे हैं लागतों के रूप में, तो लागतों के रूप में देखें तो लागतें जो है वो निरंतर
बढ़ रही है। देखिए एलटीसी को देखिए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 बढ़ रही है ना। ये स्थिर है हर टेबल में, क्योंकि ये किसका योग है? श्रम प्लस पूंजी का। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8 और 6 + 6 12। ये तीनों में जो है कुल लागतें समान है। अब औसत लागत को देखिए आप, औसत लागत जो है यहाँ पर बढ़ रही है। 1 से 1.3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 2.5 हो गई। और दीर्घकालीन सीमांत लागत भी 1, 2, 4 और 5 यानी बढ़ती हुई है। यहां पर भी श्रम और पूंजी की प्रति इकाई कीमत हमने 1 रुपया मानी है। यहां पर प्रारंभ से ही पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल लागू हो रहे हैं। सीमांत लागत और औसत लागत के बढ़ने पर, अब यहां देखिए, बढ़ने पर सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा होती है। वर्तमान प्रतिफल में तो क्या होता है कि सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है, और ह्रासमान प्रतिफल में सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा है। देखिए यहाँ पर ये 1.33 है तो ये 2 है, यहाँ पर ये 2 है तो ये 4 है, और ये 2.53 है तो ये 5.33 है। यानी सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा बनी हुई रहती है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस रेखा चित्र में आप देखिए, यहाँ सीमांत लागत और औसत लागत दोनों ही देखिए, यहाँ 1 से शुरू होती है, तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये यहाँ से शुरू होती है 1 से, और जब बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर ये LAC ये LMC, तो LMC LAC से ज्यादा होती है। जैसा कि हमने सारणी में भी देखा है कि जब ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति हो तो लागतें बढ़ती हुई होती है, और सीमांत लागत औसत लागत से ज्यादा होती है। इसलिए यहाँ सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के ऊपर की तरफ है। इसको हम समोत्पत्ति वक्रों के द्वारा भी देख सकते हैं। ये समोत्पत्ति वक्र हैं 10, 17 इकाई, 25 इकाई और 35 इकाई का, है ना। 4 समोत्पत्ति वक्र लिए हमने, और OM वही पैमाने की रेखा है। उत्पत्ति में समान रूप से वृद्धि करने के लिए, यानी 10 से 20, 17, 25 और 35 करने के लिए साधनों में उत्तरोत्तर हमें ज्यादा वृद्धि करनी होती है। यहाँ पर जो है ये जो AB है ना, AB जो है दूरी, ये दूरी BC दूरी की तुलना में क्या है? AB दूरी BC दूरी की तुलना में कम है। देखने से पता चल रहा है ना, BC से कम है, और BC दूरी जो है वो CD दूरी से कम है। तो यहां पर OM जो है एक सीधी रेखा है जिसे हम पैमाने की रेखा कहते हैं, क्योंकि साधनों की सापेक्ष कीमतें हमने यहां पर भी स्थिर मानी है। तो उत्पत्ति को हमें 10 इकाई से 17 इकाई करने के लिए पैमाने की रेखा पर A से B बिंदु तक हमें जाना होता है, जबकि 17 इकाई से 25 इकाई करने के लिए हमें B से C बिंदु पर जाना होगा। तो BC जो दूरी है ना, वो दूरी ज्यादा है AB दूरी से, और CD दूरी ज्यादा है BC दूरी से। इससे हमें पता चलता है कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफलों की स्थिति जो है इस समोत्पत्ति मानचित्र पर दिखाई दे रही है। अब इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि A से B तक साधनों में वृद्धि कितनी हुई? 5 से 9 हो गए। 5 से 9 होने का मतलब कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? अभी बताया था मैंने कैसे निकालते हैं। 9 में से 5 गए तो 4/5 इंटू 100, तो 5 को काटेंगे तो 20 बार, और 20 चौका 80। तो यहां पर A से B बिंदु तक अगर हम जाएं तो साधनों में जो वृद्धि हुई है वो ये 80%, और उत्पत्ति में वृद्धि कितनी हुई है? उत्पत्ति कितनी हो गई यहाँ? 10 से 17, यानी 7/10 इंटू 100 बराबर 70%। तो A से B तक जब हम जाते हैं तो साधनों में वृद्धि हो रही है 80% और उत्पत्ति में वृद्धि हो रही है 70%। तो ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति है। फिर हम जब B से C पर जाते हैं ना, जब हम B से C पर जाते हैं तब क्या होगा? B से C पर हम 9 से 15 पर चले जाते हैं ना, साधनों पर 9 से 15 पर, तो कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? 15 माइनस 9 6 बटा प्रारंभिक 9 और इंटू 100, तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 200/3। 200/3 का मतलब 66.67%। और उत्पत्ति की मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ है? जब हम B से C पर जाते हैं 17 से 25, तो 25 में से 17 गए तो 8/17 इंटू 100। जब हम ये करेंगे तो 800/17
17। तो 800 बटा 17 का मतलब यहाँ परिवर्तन हुआ है 47 परिवर्तन, 47% का। तो जब हम बी से सी पर जाते हैं तो साधनों में परिवर्तन हो रहा है 66.67 का, जबकि उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है सिर्फ 47% का। तो ह्रासमान प्रतिफल की स्थिति है। इसी प्रकार से जब हम सी से डी पर जाते हैं, मैं ये भी बता देता हूं, सी से डी पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम साधनों में कितना परिवर्तन कर रहे हैं, 15 से 22 पर जा रहे हैं। तो 22 माइनस 15 इजिकल टू 7, 7 बटा 15 इंटू 100, तो 700 बटा 15 हो जाएगा। 700 बटा 15 को जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपके 15 चौका 60 है ना, और 15 छंग 90.67। तो जब हम सी से डी पर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में साधनों में परिवर्तन होता है 46.67 का। अब उत्पत्ति में कितना परिवर्तन होगा, 25 से 35 हो रही है ना, ये 25 है, यहां से 35 हो रही है। तो 35 माइनस 25 10 बटा 25 इंटू 100, 25 चौका 100 और 10 इंटू 4 40। तो जब हम सी से डी पर जाते हैं तो साधनों में परिवर्तन होता है 46.67% का, जबकि उत्पत्ति की मात्रा केवल 40% बढ़ती है। तो इस प्रकार से उत्पत्ति में वृद्धि का प्रतिशत साधनों की वृद्धि के प्रतिशत से प्रत्येक बार कम रहने से यहाँ ह्रासमान प्रतिफल की दशा पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम समोत्पत्ति वक्रों के द्वारा भी ह्रासमान प्रतिफलों को बता सकते हैं। अब इन ह्रासमान, जिस प्रकार से वर्धमान प्रतिफल लागू होने के कारण है, उसी प्रकार से ह्रासमान प्रतिफल के लागू होने के भी या घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होने के भी बहुत बड़े कारण हैं, जिनमें कुछ कारण हैं प्रबंध की कठिनाइयाँ, प्रशासनिक समस्याएं, निर्णय लेने में विलंब और पैमाने की अमितव्यताएं। तो प्रबंध की कठिनाइयों के कारण भी जो है घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जब उपक्रम जितना बड़ा होता है उतनी ही उसकी प्रशासनिक समस्याएं बढ़ती चली जाती है, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ही कठिन हो जाता है उपक्रम जब बहुत बड़ा हो जाता है, और केंद्रीय निर्णय लेने में विलंब होता है और उसको लागू करने में और भी कठिनाई होती है। तो एक बड़े संगठन के लिए अपनी नीतियों को कई बार बदलना सुगम नहीं होता है, जिससे वह एक बेलोच किस्म का संगठन बन जाता है। एक सीमा के बाद पैमाने की अमितव्यताएं या गैर किफायतें या अबचतें मिलने से घटते हुए प्रतिफल मिलने लगते हैं। आंतरिक अमितव्यताएं प्रबंध की कठिनाइयों से उत्पन्न होती है, जबकि बाहरी अमितव्यताएं, देखिए वर्तमान प्रतिफल में आंतरिक बचतें और बाहरी बचतें मिलती है, तो ह्रासमान प्रतिफल में आंतरिक अमितव्यताएं और बाहरी अमितव्यताएं प्राप्त होती है। तो जो आंतरिक अमितव्यताएं होती है वो प्रबंध की कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होती है, जबकि जो बाहरी अमितव्यताएं होती है वो प्राय उद्योग का विकास होने पर दक्ष श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाए जाने के कारण पैदा होती है। इन दोनों कारणों से लागतें बढ़ने लगती है। तो एक बड़े संगठन के लिए इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए विकेंद्रीकरण का हल सुझाया जाता है कि वो विकेंद्रीकरण करे, यानी उस उद्योग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे। लेकिन ऐसा करने पर पैमाने की किफायतों का हमें परित्याग करना पड़ता है तथा एक बड़ी मात्रा की खरीद व विज्ञापन आदि के लाभ हमें नहीं मिल पाते हैं। एक बड़े उपक्रम या संगठन में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं हो सकने के कारण कुछ दशाओं में वह अनुपयुक्त भी माना जाता है, जैसे स्त्रियों की पोशाक है, जूते हैं, नोवेल्टी की वस्तुएं हैं, खिलौने हैं आदि के उत्पादन में अपेक्षाकृत छोटी व अधिक लोचदार कंपनियां संगठन के रूप में ज़्यादा कुशल प्रमाणित होती है। तो इन परिस्थितियों के कारण बहुधा कुछ उद्योगों में साधनों के बढ़ाए जाने पर उत्पत्ति की मात्रा अनुपात से कम बढ़ती है और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज पैमाने के ह्रासमान प्रतिफलों के बारे में अध्ययन किया है, और इससे पूर्व के 2 वीडियो और ये वीडियो, तीनों वीडियो मिला करके हमने पैमाने के प्रतिफलों का संपूर्ण अध्ययन किया है, जिसमें पैमाने के समान प्रतिफल, पैमाने के वर्धमान प्रतिफल और पैमाने के घटते हुए प्रतिफलों का अध्ययन किया है। इसमें जो छोटे छोटे सवाल हैं वो कई बार पूछे जा सकते हैं कि समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से पैमाने के प्रतिफलों को समझाइए, है ना, या पूछा जा सकता है उत्पत्ति में परिवर्तन के अनुसार जो है पैमाने के प्रतिफलों को समझाइए, या लागतों में परिवर्तन के अनुसार पैमाने के प्रतिफलों को समझाइए। तो ये छोटे सवाल के रूप में पूछा जा सकता है। तब हमें तीनों की अलग अलग बताना है। जब समोत्पत्ति वक्रों का पूछता है तो सिर्फ हमें समोत्पत्ति वक्रों के द्वारा ही तीनों स्थिति बतानी है, समान प्रतिफल, घटते प्रतिफल और बढ़ते प्रतिफल।
जब उत्पत्ति में परिवर्तन के अनुसार पूछे तो जो फर्स्ट टेबल हमने की है उस फर्स्ट टेबल के अनुसार हमें बताना है कि किस प्रकार से समान प्रतिफल में प्रतिशत परिवर्तन होता है, उत्पत्ति में वर्धमान प्रतिफल में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और घटते प्रतिफल में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। बड़ा सवाल कई बार पूछा जाता है कि पैमाने के जो है प्रतिफलों को समझाइए। तो जब हमें सिर्फ सीधा पूछा जाता है कि पैमाने के प्रतिफलों को समझाइए तो ऐसी स्थिति में हमें तीनों प्रतिफलों को समझाना होता है, पैमाने के घटते प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल।